नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस देश में आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने जा रही है। जी हां, यही शब्द है बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई कि परसों यानी 24 तारीख को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, यानी कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसकी बैठक पटना में होने जा रही है। कृष्णा अल्लावरू ने बताया है कि बिहार में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रखने का फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस आजादी की दूसरी लड़ाई बिहार और पूरे देश में लड़ने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत पूरे देश से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य इस बैठक में परसों शामिल होने के लिए पटना आएंगे और इसमें न केवल बिहार से जुड़े मुद्दों पर बात होगी बल्कि देश में जितनी समस्याएं बीजेपी शासन के कारण कायम हुई हैं या बढ़ी हैं उन सब पर कांग्रेस विचार करेगी। आइए जरा सुन लेते हैं कृष्णा अल्लावरू। आप जानते हैं कृष्णा अल्लावरू जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य प्रभारी यानी बिहार के प्रभारी हैं और चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी पटना में ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी करने जा रही है, उसकी बैठक करने जा रही है, वर्किंग कमेटी की बैठक करने जा रही है। और इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं कृष्णा अल्लावरू, सुनिए। कि कांग्रेस पार्टी बिहार में बिहार की बात तो करेगी ही, लेकिन बिहार में भारत की भी बात होने वाली है। बिहार और भारत की आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ता हुआ क्राइम, ट्रंप के सामने कभी सीज फायर कभी सरेंडर, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पटना में, बिहार में इन मुद्दों पे गहरा विचार करने वाली है। इन सब तो गहरा विचार करने वाली है। यहां पर बिहार में बिहार की बात तो होगी ही, उसके अलावा बिहार से पूरे देश की बात होगी, भारत की बात होगी। आप जानते हैं कि पहले महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा और फिर तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने बीजेपी को विपक्ष का दम दिखा दिया। अब कांग्रेस जब बिहार से भारत की बात करेगी तो उसका असर कितनी दूर तक जाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, वैसे खबर है कि 30 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी बिहार जा रहे हैं और इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मतलब अगले 1-1.5 महीने अभी बिहार में सियासी गहमा गहमी तेज रहेगी। और इन सब के बीच इधर 24 तारीख को जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में बैठक होगी, 24 और 25 तारीख, उसके बाद 26 तारीख से प्रियंका गांधी 10 दिनों की यात्रा निकालने वाली हैं, घर घर डोर टू डोर कैंपेन लेकर जाने वाली हैं। ऐसी खबर भी आ रही है बिहार में ही। वैसे इस समय भी जो खबरें बिहार से आ रही हैं वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। अभी जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता और सरकार के नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार का जो खुलासा किया है उस पर खुद जेडीयू और बीजेपी नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। सीएम नीतीश कुमार से मांग की जा रही है कि अशोक चौधरी से इस्तीफा लिया जाए। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं लेते हैं तो भ्रष्टाचार का साथ देने के आरोपी बनेंगे और अगर इस्तीफा लेते हैं तो फिर पार्टी में टूट पड़ सकती है। वैसे भी अशोक चौधरी की बेटी लोजपा से सांसद हैं और चिराग पासवान के पास नीतीश कुमार को कमजोर करने का यह अच्छा मौका है। नीतीश कुमार ने अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को तो बीजेपी खेमे में जाकर पहले ही बर्बाद कर दिया। अब अगर वो भ्रष्टाचार के मामले में भी सख्त रुख नहीं अपनाते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो फिर जनता क्या उन्हें फिर कुर्सी पर बैठने देगी? ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है नीतीश बाबू के सामने। और कुर्सी का यही सवाल मोदी जी के लिए भी है। दोस्तों, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, देश को अच्छे दिनों का ख्वाब, बुलेट ट्रेन की रफ्तार वाला विकास, न जाने कितने ऐसे वादे मोदी ने जनता से किए थे। और हालत अब यह है कि जिस जीएसटी को 2017 में लागू किया गया उसकी खामियों को अच्छाई बताकर अब प्रचारित किया गया। अब उसी जीएसटी को फिर से नई पैकिंग के साथ जनता के बीच मोदी ले आए हैं और देश से कह रहे हैं कि बचत उत्सव मना लो। मोदी इस बचत उत्सव के प्रचार में अब तक
अब ये तक दिखा रहे हैं कि कितने अखबारों ने फ्रंट पेज पर बचत उत्सव की खबर प्रकाशित की। ये देखिए, नरेंद्र मोदी ने खुद आज इसको ट्वीट किया है तमाम अखबारों की कतरनों के साथ। और फ्रॉम मार्केट्स टू हाउस होल्ड्स, बाजार से लेकर घरों तक जीएसटी बचत उत्सव की बात यहां पर कर रहे हैं और चारों तरफ जीएसटी बचत उत्सव की बात हो रही है। और यही बात यहां पर अपने ट्वीट में नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, यानी फ्रंट पेज पर बचत उत्सव की खबर प्रकाशित हुई है और इसे वो दिखा रहे हैं। सवाल यह है, नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए कि अरे जनाब, मीडिया तो आपका गुलाम बन चुका है, वो तो तोते की तरह आपकी बात को ही दोहराएगा ना। आपको तो यह बताना चाहिए कि पहले जीएसटी के कारण जो महंगाई लोगों को सहनी पड़ी, जिनके कारोबार का नुकसान हुआ, उनसे आप कब माफी मांगेंगे? आप माफी मांगेंगे भी या कि नहीं? वैसे मोदी जी का इतिहास तो यही बताता है कि वो माफी नहीं मांगने वाले। और अगर माफी नहीं मांगने वाले और बचत उत्सव की बात कर रहे हैं, तो अभी तक जो लॉस हुआ, वो जो आप उत्सव मना रहे थे, कितनों को नोटिसेस दिए गए, कितनों को जेल में डाला गया, कितनों के साथ में ज्यादतियां हुई, सब कुछ इनकम टैक्स की तरफ, जीएसटी की तरफ से किया गया। सरकार ने क्या कुछ किया? और इतना ही नहीं, ये सब तो छोड़ दीजिए व्यापारियों की बात, आम जनता की जेब में कितने डाके डाले गए, कितनी महंगी चीजें आप पहुंचवाए लोगों के घरों तक, दूध से लेकर ब्रेड तक, हर चीज पर जीएसटी। और अब आप 7 साल बाद, वो भी राहुल गांधी जो लगातार कह रहे थे, उनकी बात अब यही कहेंगे हम कि आपने उनकी बात मान ली। लेकिन एक बात मानने में, जब यहां देश बर्बादी की कगार पर पहुंच गया, मानने में आपने 7 साल लगा दिए, 8 साल लगा दिए। आखिर किस बचत उत्सव की आप बात कर रहे हैं? और इन सब के बीच जब कांग्रेस कहती है कि बिहार से हम आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं, और इन्हीं के बीच एनडीए की जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार के इतने बोलबाले हैं, क्या इस पर न्यूज पॉइंट नहीं बनता है? बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं सवालों के साथ। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं और बहुत सारी बातें और जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, बचत उत्सव से लेकर उधर 200 करोड़ का घोटाला बिहार, और इन सब के बीच कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक, शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार में होने जा रही है। 30 तारीख को ज्ञानेश कुमार जी जा रहे हैं बिहार। चुनाव की घोषणा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो सकती है। अगले 2 महीने तक गहमा गहमी का आलम रहने वाला है बिहार को लेकर। ऐसे में ये सीडब्ल्यूसी की बैठक के क्या मायने हैं? माननीय नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी ने ये लगाया था भारत की आम जनता पर, और 8 साल तक लॉर्ड डलहौजी सत्ता में था। उसने जबरदस्त तरीके से जीएसटी के नाम पर लूट की। फिर नरेंद्र मोदी का अवतरण हुआ, उन्होंने जीएसटी में सुधार कर दिया। स्वाभाविक है, डलहौजी के अत्याचारों से मुक्ति मिली है तो देश को उत्सव मनाना चाहिए। जीएसटी उत्सव मनाए, बहुत बड़ी बचत होने वाली है इसके जरिए। उस बचत को आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में इतनी बचत होने वाली। ये अखंड पाखंड सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ही कर सकती है कि अपनी विफलताओं का उत्सव मनाने का आह्वान देश से करे। अभी हमने कांग्रेस के बिहार के प्रभारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। बिहार का उन्होंने जिक्र किया है और बिहार से ही आजादी की दूसरी लड़ाई छेड़ने की बात कर रहे हैं। दरअसल में आजाद भारत में कई बार ऐसी लड़ाइयां, ऐसे आंदोलन हुए जिसे आजादी की दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई कहा जाता रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी दूसरी आजादी थी। फिर अन्ना के आंदोलन, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को तीसरी आजादी कहा गया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है डॉक्टर साहब कि बिहार की धरती देश में बदलाव लाने वाली धरती रही। आजादी के आंदोलन का जिक्र कर रहे थे वे। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह बिहार के ही थे।
उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने, गांधी जी के नेतृत्व के उभरने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चंपारण का आंदोलन हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में चले आंदोलन हो, गांधी जी का खुद का बिहार की धरती पर इतना लंबा कार्यकाल रहा, बिहार में सचमुच में बदलाव लाने का काम हमेशा से किया है। हम नहीं जानते कांग्रेस के कार्यकारिणी के अधिवेशन के बाद, सम्मेलन के बाद क्या होगा, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस बड़ी गंभीरता के साथ बिहार की रणभूमि को सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में बदलने जा रही है, बदलती दिख रही है। जो मुद्दे सामने आ रहे हैं बिहार की सरकार के भ्रष्टाचार के, सरकार में मौजूद मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के कई सवाल अभी प्रशांत किशोर ने भी उठाए हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की डिग्रियों पर भी सवाल उठा दिया है, डिग्री पर सवाल उठा दिया है। तो इन सवालों के जवाब जब जनता बिहार की ढूंढने चलेगी तो निश्चित तौर पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी का जो गठबंधन है उसके सामने कई तरह की चुनौतियां आएंगी। जिस तरह से जमावड़ा होने वाला है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सब लोग वहां पहुंचने वाले। अब वहां कौन कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं, आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या होती है, ये टेम्पो चुनाव तक बना रहता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात हो। यद्यपि राहुल गांधी ने जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार अभियान चलाया है, चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दी और उसके जरिए नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है, उसका जवाब अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को नहीं सूझ रहा। वरना कोई वजह नहीं है डॉक्टर साहब कि राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए प्रधानमंत्री को इस तरह आना पड़ता जी। वो भी वो बातें बताने जो तथ्य वे लाल किले की प्राचीर से बता चुके थे 15 अगस्त को। नया क्या था? नया सिर्फ उत्सव शब्द था कि आप जीएसटी उत्सव मनाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिक दिवालियेपन की निशानी है कि वो अपनी विफलताओं का उत्सव मनाने की मांग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। स्वाभाविक है बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों में जो बैठे हैं उनके पन्ना प्रमुख तक उस उत्सव को मनाने का आह्वान अपने सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, लेकिन अगर सचमुच में अकेले में चुपचाप इनमें से किसी एक से पूछ लिया जाए कि पिछले 8 साल से जीएसटी की जो लूट चल रही थी तब आप कहां थे, तब आपने एक बार भी अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहा कि हुजूर इसको कम कर दीजिए, ये ठीक नहीं है, इसके स्लैब में सुधार कीजिए, जो राहुल गांधी के कहने से करना पड़ा। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम और आप कई बार वर्षों से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी हर बार सही साबित होते हैं, इस बार भी यही हुआ है। एक आध चीज और बाकी है, वो और नरेंद्र मोदी मान ले राहुल गांधी की तो इसे इतनी सिद्धम समझा जाए। जी डॉक्टर साहब, क्यों राहुल गांधी का जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़, वो मानने की बात कर रहे हैं क्या आप? मैं वही कर, उसी तरफ मेरा इशारा है। अगर एक बार राहुल गांधी की इस मांग को भी मान लें तो हम ये मान लेंगे राहुल गांधी कहीं से कोई पत्रा पढ़ने की कोई कला सीख कर आए, उनके पास ज्योतिष गणना का, नक्षत्रों की गणना का कोई विशेष ज्ञान है कि वे वर्षों पहले बता देते हैं। जीएसटी को लेकर 2017 का ट्वीट है उनका, उनके भाषण है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 8 साल बाद चेत रही है नरेंद्र मोदी की सरकार। जी डॉक्टर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, जरा इसको और एलोबरेट कीजिए, थोड़ा और इस पे बात करते हैं हम कि पटना में जमावड़ा कांग्रेस का, और बिहार में ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन की आरजेडी है। कांग्रेस दमखम के साथ लड़ने जा रही है और पूरा का पूरा फोकस कांग्रेस के पहले राहुल गांधी, अब जा रही हैं प्रियंका गांधी, और उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक। क्या मायने, कैसे देखा जाए? क्या कांग्रेस यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए लड़ने की तरफ हम उसको माना जाए कि अगर सीटें उतनी मिल जाती हैं, या स्ट्राइक रेट की बात, क्या चीज़ पर फोकस कर रही है कांग्रेस? क्या कुछ होने जा रहा है, ज़रा बताइए। देखिए, बिहार का चुनाव एक राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होगा और उससे राष्ट्रीय मैंडेट जो है वो दिखाई देगा। ये बिहार का चुनाव मोदी जी का भविष्य भी तय करेगा। लेकिन जो मुद्दों की बात है
भ्रष्टाचार की मुद्दे की बात है। देखिए, इस वक्त इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के पास मुद्दों का एक बड़ा बैंक है, इश्यूज का बैंक है बड़ा। सामाजिक न्याय, 50% से ऊपर की आरक्षण लिमिट, जातिवार जनगणना, वोट चोरी, इलेक्टोरल रोल, चुनाव आयोग, भ्रष्टाचार, और ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं। अभी एक एक करके मैं जरा इस पे बात करता हूँ। पहली बात तो जीएसटी की बात करता हूँ। जो जीएसटी मोदी जी ने बड़ा शोर शराबे के साथ, ढोल मजीरे के साथ भाषण दिया, राष्ट्र के नाम संदेश, और आज अखबारों की तमाम उन्होंने फ्रंट पेज को दिखाया है। अभी तो लागू हुआ है जीएसटी राजीव जी, अभी इसका इम्पैक्ट तो हमको देखना बाकी है कि इसका वाकई में क्या एमआरपी पे है। देखिए, हमारा आपका कंसर्न क्या है, कंज्यूमर का कंसर्न क्या है कि उसकी एमआरपी कितना कम हो रही है। अब वो एमआरपी का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हमको आपको जब हम ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हैं या बाजार से कोई खरीद के लाते हैं तो किसी चीज में पैकिंग में वो आता है, एक कार्डबोर्ड की पैकिंग में हमारे पास अमेजन, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स से चीजें पहुंचती हैं। मैं उसी का एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि जीएसटी जो था, जो पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड बॉक्स जिसमें वो पैकेज होके आता है सामान हमारे पास या बाजार से मिलता है, उसमें जीएसटी को 12% से 5% कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बॉक्स, जो कागज का बॉक्स है, वो जिससे बनता है वो कागज, उसका 12% से 18% कर दिया गया है। तो सस्ता कहाँ होगा? और अगर पैकेजिंग सस्ती नहीं होगी तो जो सामान भेजने वाला है या सामान जो बेच रहा है वो पैकेजिंग मुफ्त में नहीं दे रहा है, वो उस एमआरपी में उसके खरीद फरोख्त में, उसके सामान में वो इंक्लूडेड होता है पैकेजिंग। इसको भले ही हमारे घर में सामान आता है, जब हम लेकर आते हैं तो उसको फेंक देते हैं कूड़े में, लेकिन वो पैकेज में इंक्लूडेड है। अब इस तरीके के तमाम प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे कि किसके दाम बढ़े हैं, किसके घटे हैं, और उसका एमआरपी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तब इसकी स्टडी अभी 2-4 दिन में जब होगी तब वास्तविकता समझ में आएगी कि वाकई में क्या एमआरपी कम हो रही है, और कम हो रही तो कितनी कम हो रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, वो ये इस पे कि विपक्ष को काम करना चाहिए और हम सबको काम करना चाहिए। हमारे शरीर में राजीव जी अगर एक हार्ट अटैक आ जाए तो हम बाकी बची हुई जिंदगी हमारी जो है वो सामान्य नहीं होती है। हमारा खाना पीना बदल जाता है, हमारा लाइफस्टाइल बदल जाता है, और शरीर वहां वापस नहीं जा पाता जहां हार्ट अटैक से पहले था। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 4 हार्ट अटैक दिए इकोनॉमी को। कहां से इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी? पहला हार्ट अटैक नोटबंदी, दूसरा हार्ट अटैक लॉकडाउन कोरोना में, सारे व्यापार ठप महीनों के लिए, तीसरा हार्ट अटैक जीएसटी, और चौथा ट्रंप ने दिया 50% का टैरिफ लगा के। अब इन चारों घटनाओं को अगर आप स्टडी करेंगे कि इसने, इन चारों घटनाओं ने कितने फैक्ट्रियां बंद करवाई हैं, कितने कारोबार बंद करवाए हैं, कितने लोगों को बेरोजगार किया है, कितने घर उजाड़े हैं, कितनी आत्महत्याएं हुई हैं, और ये स्टडी जब सामने आएगी तो होश उड़ जाएंगे। इतना बड़ा व्यापक असर भारत की इकोनॉमी पे, भारत की जनता पे इन 4 हार्ट अटैक ने दिया है। और उसके ऊपर एक और जो कैंसर है, वो कैंसर सांप्रदायिकता का है। परसों मैं एक सेमिनार में था और वहां यही बात हो रही थी। बड़े बड़े आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर एक स्टडी बता रहे थे वो
कि किस तरीके से जो कम्युनल राइट्स है, जो सांप्रदायिक दंगे हैं, नफरत है, वो इसने इकोनॉमी को कितना बड़ा धक्का दिया है, कितने लोगों को बेरोजगार किया है, कितने काम धंधे बंद कराए। तो ये जो चार हार्ट अटैक और कैंसर इस इकोनॉमी को मोदी जी ने दिया है, इसको विपक्ष को उठाना चाहिए और स्टडी करके उठाना चाहिए कि कितने बड़े पैमाने पर ये हुआ है। मान लीजिए कि अभी ट्रंप का ही मान लीजिए, ट्रंप का जो टैरिफ का मामला है, सिर्फ आंध्र प्रदेश के श्रिम्प कारोबारियों को, झींगा मछली के कारोबारियों को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए कितने घर बर्बाद हो गए होंगे। आए दिन हम लोग खबरें पढ़ते हैं कि किसी व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद करप्शन, अभी बिहार की बात हो रही है, बिहार में वर्किंग कमेटी हो रही है। इसी बिहार में मोदी जी के मित्र अडानी जी को 1020 एकड़ की जमीन 1 रुपए में मिल गई है पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और उस पावर प्रोजेक्ट का बिजली वो 6 रुपए में दे रहे हैं। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली 3 रुपए मिलती है हमको। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है कि आप मुफ्त में जमीन भी ले रहे हो और उसका बेनिफिट बिहार के लोगों को नहीं आप दे रहे हो। जमीनें बिहार के गरीब लोगों की आप लोगों, किसानों की लोगे, और उसका बेनिफिट जो है वो अडानी जी की जेब में जाएगा। अडानी जी के रास्ते वो चुनाव में लगेगा, विधायकों को और खरीदने में और एमपी को खरीदने में लगेगा। तो विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा, 3-4 मुद्दे हैं जिनको बारी बारी से उनको जनता को एजुकेट करना चाहिए और इस पे आंदोलन चलाने चाहिए कि कितने कारोबारियों को नुकसान हुआ है और किस तरीके से डेमोक्रेसी, संवैधानिक संस्थाओं की कमर तोड़ना, भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना। तो ये पूरी एक बड़ी चार्जशीट है जो कि विपक्ष को लानी चाहिए बिहार के इलेक्शन में। जी राजीव जी, बहुत सारी बातें आप यहाँ पे, और खासकर इकोनॉमी और कैसे कमर तोड़ दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10-12 साल में, वो सब हम लोगों ने देखा है। तो जल्दी से आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास, थोड़ा सा बिहार की तरफ कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि बिहार अब लगातार चर्चा में बना रहेगा और बिहार की पॉलिटिक्स का असर देश की पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए, और उसमें अगर कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला किया है कि 24 तारीख को वर्किंग कमेटी की बैठक कांग्रेस करने जा रही है, प्रियंका गांधी अगले 10 दिनों तक बिहार में ही रहेंगी, तो इसके क्या मायने हैं और क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस बार कोई मौका खोना नहीं चाहती, ये माना जाए? क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2020 के विधानसभा चुनाव में ठीक नहीं था, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट हालांकि देखा जाए तो आरजेडी से अच्छा था, लेकिन फिर भी ठीक नहीं था। इसलिए निश्चित रूप से बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों एनडीए और इंडिया दोनों के लिए। लगभग 2 दशक से सत्ता में है एनडीए और अपने सत्ता में बने रहने के लिए वो कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन स्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। इस समय इंडिया दल समूह ने जो राजनीतिक माहौल बिहार में तैयार किया है, उसके विकल्प के रूप में या उसके काट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने कोई बहुत बड़ा राजनीतिक माहौल नहीं बना पाई है। ये बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब से वोट चोरी वाला मसला खड़ा हुआ है, राहुल गांधी ने इसको खड़ा किया, इस विमर्श में ये चुनाव होगा। लोगों के सामने बड़ा सवाल होगा कि आखिर ये जो चुनाव परिणाम आए हैं पिछले दिनों, मतदान के जो परिणाम आए हैं, वो कितना मैनेज्ड है या किस आज़ादी के साथ, ईमानदारी के साथ ये चुनाव कराया गया। ये तो बड़ा मुद्दा हो गया। बिहार के चुनाव में यह भी फैसला होना है या एक जनमत तैयार होना है कि इंडिया दल समूह जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है, उसका किस तरह का समर्थन हासिल, उसके प्रत्युत्तर में उसको समर्थन हासिल होगा। जो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो कितनी प्रभावी है।
लोग इस नीतीश सरकार से कितने बेहाल हैं या वह उनके नीतियों से और कार्यक्रमों से कितने सुखी है, ये कई सवाल हैं। इसलिए बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद से एक जो अपनी जमीन पाती हुई दिखाई पड़ी है, उसको कितना आगे बढ़ा सकती है। जिस बिहार में कहा जाता था कि कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई रैंक एंड फाइल नहीं है, वह कांग्रेस बिहार जैसे राज्य से 4 लोग प्रत्याशी जिता करके ले आई। और आज बिहार की पूरी इंडिया दल समूह की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही है। वह इसलिए कि एनडीए सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक विमर्श है, पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो तो इंडिया दल समूह ने खासतौर से राहुल गांधी ने ही खड़ा किया। जी। बीजेपी अपनी इस लड़ाई को उसी तरफ ले जाना चाहती है जिसके लिए वो जानी जाती है, गोया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद, जिसको जो अभी तक जितने राजनीतिक कार्यक्रम दिखाई पड़े हैं उसमें उसको उस तरह का जन समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग वहाँ के लोग इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जो बिहार के मूल समस्या है उस पर सरकार पिछले 20 सालों में क्या किया गया। बिहार के में पलायन एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा सवाल है, शिक्षा का मसला है, स्वास्थ्य का मसला है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो लोगों के विमर्श में लोग पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी वही लालू यादव जी का जो जंगल राज का नारा लगाती रही है उसी पर टिकी हुई है। लेकिन अब मेरा अपना मानना यह है कि 20 साल से जो गठबंधन या जो पार्टी सत्ता में रह चुकी है, वह पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करके अपने जनसमर्थन को बरकरार रखेगी, ऐसा नहीं लगता। इसलिए जो इंडिया दल समूह के जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावी है और लोगों का जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। उन राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी दिख रही है। वह भागीदारी भी केवल स्लिपी मेंबर की तरह से नहीं बल्कि उत्साह के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं और उन विषयों पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस राजनीतिक नैरेटिव को कमजोर करना चाहती है तो उसको उन प्रश्नों का जवाब देना होगा जो कांग्रेस खड़े की हुई है, खासतौर से SIR का मुद्दा। SIR एक ऐसा विषय हो गया जिसको आप आसानी से टाल नहीं सकते। लोगों के मताधिकार को छीनने, मताधिकार से वंचित करने, चुनाव को प्रभावित करने, अपने अनुकूल लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने, मतगणना की प्रक्रिया को प्रभावित करने, जितने तरह के सवाल राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर खड़े किए हैं, उन सवालों का जवाब कांग्रेस को, बीजेपी को देना पड़ेगा। कांग्रेस इन सवालों के साथ लोगों के बीच में है और वह पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया के ऊपर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हुए हैं और जो जवाब आना चाहिए था निर्वाचन आयोग की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को तो साफ साफ ये करना चाहिए था कि जो सवाल पैदा किए गए हैं उन सवालों का जवाब निर्वाचन आयोग दे, लोगों को संतुष्ट किया जाए कि जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सवालों के खिलाफ उन सवालों के साथ खड़े होने के बजाय उन सवाल पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ खड़ी हुई। इसका भी उसको एक राजनीतिक नुकसान मिलता हुआ मैं महसूस करता हूं कि वो है और लोगों के मन में इस बात की नाराजगी है जी। अब इस पूरे राजनीतिक पृष्ठभूमि में जो GST का मसला लेकर के प्रधानमंत्री जी आए और कल उन्होंने संबोधित किया, सवाल है कि 1978 से लेकर के 25 तक पिछले 8 वर्षों में जो GST के नाम पर लूट मची रही, लोगों की नाराजगियां सामने आती रही, विपक्ष के नेताओं ने इस पर आपत्तियां की। GST को लेकर के जब इसको लागू किया जा रहा था उसमें विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए, उस पर किसी ने सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 8 साल ये GST किसी और ने तो लागू नहीं की थी। यूपीए सरकार जब GST लागू करने का प्रयास कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, जबरदस्त तरीके से विरोध किया और GST लागू नहीं हो पाई। और जो GST लेकर के आई, जिस फॉर्मेट में लेकर के आई, कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि उस तरीके से लागू नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के आप शुरुआती दिनों का बयान याद कीजिए जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि इतने महंगे कर दर लागू नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी और यह आते आते अपने तीसरे कार्यकाल के पहला साल पूरा होते होते ही सरकार उसमें संशोधन लेकर के आई। अब सवाल यह है कि GST की दरों के कम कर देने से
क्या लोगों के घरेलू बाजार में मांग बढ़ जाएगी? बचत से मांग बढ़ती है कि आमदनी से मांग बढ़ती है? अगर आपकी जेब में पैसा है, आपकी क्रय शक्ति आपके पास है, तब डिमांड बढ़ती है, या आप कीमतें कम कर दें उससे का बाजार में मांग बढ़ जाएगी? क्या आज पिछले एक दशक से इस सरकार की आर्थिक नीतियां इस तरह की रही हैं कि देश के आम नागरिकों की पर कैपिटा जो क्रय शक्ति है वो बढ़ गई हो? क्या आर्थिक नीतियां इस लायक रही हैं कि लोगों के पास के रोजगार के अवसर रहे हैं, कि लोगों की जेब में पैसा है? कैसे आप केवल जीएसटी की दरें कम करके, वो भी जीएसटी की दरें आपने कम किया, आपने ही बढ़ाया था और आपने कम किया। पिछले 10 वर्षों तक आपने कोई ऐसे आर्थिक हालात नहीं पैदा होने दिए कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी, लोगों के पास रोजगार के अवसर बढ़े हों, एमएसएमई का जो सेक्टर है उसको लाभ हुआ, वो तो नहीं हुआ। तो दाम कम करके जिसके जेब में पैसा ही नहीं है, उसका दाम कम हो या ज्यादा हो, वो कैसे खरीद सकता है? कैसे बाजार में मांग बढ़ सकती है? जी। और सवाल यही है कि पिछले एक दशक से इस सरकार ने लोगों की क्रय शक्ति, आर्थिक स्थिति, जीडीपी, भारतीय मुद्रा की कीमत कुछ भी बढ़ाने का, मजबूत करने का प्रयास किया। मेरा अपना मानना यह है कि एनडीए की सरकार के सामने इस आर्थिक नीतियां कभी भी प्राथमिकता में नहीं रही, और इस पृष्ठभूमि में मात्र जीएसटी कम कर देने, जीएसटी कम करने का भी श्रेय सरकार को नहीं मिलना चाहिए। यह सरकार यह कहती रही है कि जीएसटी की दरों में कमी करने की जिम्मेदारी जीएसटी काउंसिल की है, जिसमें राज्य सरकारें शामिल है, केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। उस जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले जीएसटी दरों में को कम करने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की। कैसे कर दिया? अगर जीएसटी दरों में जीएसटी काउंसिल को हस्तक्षेप करने का अधिकार था, तो केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री जी ने क्यों घोषणा की? गोया कि यह सरकार अगर चाहती तो यह दरें पहले भी कम हो सकती थी। और जब सवाल पैदा किए गए थे उस समय अगर इसमें हस्तक्षेप किया गया होता, निर्णय किया गया होता, तो संभवतः देश की आर्थिक स्थिति नहीं होती। जो कुटीर उद्योग प्रभावित हुए, एसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ, रिटेलर प्रभावित हुआ, ये घरेलू मांग घट गई, ये हालात नहीं पैदा होते। तो जीएसटी के माध्यम से पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सरकार जीएसटी दरों को कम करके अगर कोई राहत देने की बात कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा तर्कसंगत है। बड़ा सवाल यह है कि दरें भले घट जाए, अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है, तो आप अपनी आर्थिक गतिविधियों को बेहतर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जीएसटी की बात बहुत हो रही है कल से लेकर आज तक, और लगातार होगी। वो प्रचार चाहते हैं और प्रचार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जीएसटी के अलावा जहां पर रोकना जरूरी है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आखिर क्या हो रहा है, और उसमें भी जैसे प्रशांत टंडन जी ने कहा कि बिहार का चुनाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, और ये चुनाव अगर बीजेपी जीत लेती है, एनडीए की सरकार फिर से बन जाती है, तब उसके क्या मायने होंगे, और सरकार नहीं बनती है तब उसके क्या मायने होंगे। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। ज्ञानेश कुमार जाने वाले हैं 30 तारीख को पटना, और उसके बाद माना जा रहा है कि फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा हो सकती है बिहार में, और 6, 7 और 8 तारीख को एसआईआर पर भी इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लेकिन उससे पहले 1 तारीख को नई लिस्ट, फाइनल लिस्ट आने वाली है वोटरों की, मतदाताओं की बिहार में, और वो एसआईआर के बाद वाली लिस्ट आने वाली है। तो ये सब कुछ है, सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नई बात आई, वो है सीडब्ल्यूसी की बैठक, यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम राज्यों के जो 2-3 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सब यहां पर यानी पटना में इन सब का जमावड़ा होगा। और देश ही नहीं बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि देश कह लें तो ज़्यादा उचित होगा, यहाँ पर इसके बारे में एक रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन बिहार पर इसका कितना असर, बिहार यहाँ से कांग्रेस बिहार में जो अपनी खोई हुई ज़मीन है उसको कितना उपजाऊ बना सकती है, ज़रा समझना चाहते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी इसी सवाल के साथ। प्रकाश जी। प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज़। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है।
कहीं कुछ गड़बड़ है। आप रिकनेक्ट कीजिए, तब तक अमलेंदु जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी। हाँ, देखिए राजीव जी, जो बिहार में चल रहा है और कांग्रेस वहां जो प्रयास कर रही है, और खासतौर से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राजेश राम, शकील अहमद और कृष्णा अल्लावरू की, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी। और ये अब साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस बिहार में अब पिछलग्गू बनकर काम करना नहीं चाहती है। हालांकि उसके एक नेता जो है अखिलेश प्रसाद सिंह, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अभी भी पिछलग्गू बनकर ही बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अब चेहरा कोई भी हो या नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन क्या दोयम दर्जे की पार्टी बनकर कांग्रेस रहेगी? अब ये सवाल जो है बिहार में उठने लगा है। और जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही है उसमें ये साफ तौर पे दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब भले ही ये बात ना हो कि कौन अव्वल नंबर का है, कौन दोयम दर्जे का है, लेकिन कांग्रेस को अब ट्रीट उस तरीके से नहीं किया जा सकता जिस तरीके से अभी तक आरजेडी ट्रीट करती आई थी। राजीव जी, एक बात यह है, चूंकि वहां बिहार में एक बात कही जाती है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो दो पार्टी चलाते हैं, एक आरजेडी और दूसरी वो कांग्रेस चलाते हैं। ये अब तक उनकी वहां एक चर्चा होती थी, और हम लोगों ने देखा पिछले दिनों लगातार कई वर्षों तक की किस तरीके से कांग्रेस की राजनीति भी आरजेडी तय किया करती थी। लेकिन आज ये है कि ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव को कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी बनेंगे। तो ये एक परिवर्तन देखने में आया है। अब ये परिवर्तन क्या दोनों दलों के बीच कोई खलिश पैदा करेगा, कोई टकराव पैदा करेगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों दल समझते हैं कि दोनों की मजबूती एक दूसरे को मजबूती प्रदान करेगी। तो आरजेडी मजबूत होती है तो वो कांग्रेस के लिए मजबूती है, और कांग्रेस मजबूत होती है तो वो आरजेडी के लिए मजबूती है। तो जिस तरीके की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उसमें कांग्रेस का मजबूत होना वो भी गठबंधन के लिए अच्छा ही है, कोई बुरी वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की बातें की जाती है, साहब कांग्रेस अगर मजबूत हो जाएगी तो सीटें ज्यादा मांगेगी। अरे सीटें ज्यादा मांगना या ज्यादा की कम की बात ही नहीं है, सवाल ये है कि आप कौन जीत कितनी सीटें सकता है। पिछले चुनाव में जैसे बात थी कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा था, पिछले चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब हो गया। उसके विषय में भी ये कहा गया कि कांग्रेस को जो सीटें दी गई वो जानबूझकर ऐसी सीटें दी गई जहां उसका स्ट्राइक रेट खराब हो। भाकपा माले को ऐसी सीटें दी गई जो आरजेडी ने अपनी सीटें छोड़ दी, इस तरह की सीटें भाकपा वाले को दी गई। तो ये एक कांग्रेस को नीचा दिखाने की बात थी, या कहिए कि कांग्रेस का जो वहां का नेतृत्व था उसने इस तरीके की समझौते कर लिए, ये था। लेकिन कृष्णा अल्लावरू जब वहां प्रभारी बनकर पहुंचे राजीव जी, उसके बाद एक संदेश साफ मिल गया था कि कांग्रेस जो है वो अब मतलब गाड़ी के पीछे चलने वाली जो है वो पार्टी नहीं है। वो गाड़ी के अगर दो बैल हैं तो उन दो बैलों में एक बैल वो है तो दूसरा आरजेडी है, तो वो बराबरी की बात उस तरीके से दिखाई दे रही। और ये साफ स्पष्ट कर दिया था कृष्णा अल्लावरू ने भी अपनी पार्टी की बैठक में भी, और वो हम लोगों ने सुनवाया भी था उनका वक्तव्य कि हम ये नहीं कि कितनी सीटें हमें मिली और कितनी सीटों पे हम लड़ेंगे, कौन जीत सकता है कहाँ और कहाँ हमारा प्रत्याशी मजबूत है उन सीटों पर लड़ेंगे। तो इसलिए मजबूती और ये देखा जाएगा कि कौन किसके पास कैंडिडेट है, कौन वो लड़ेगा। और जहां तक चेहरे की सवाल है, मुख्यमंत्री होगा। दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया था कि भाई जो बड़ी पार्टी होगी वो तय करेगी, अभी तक तो यही होता आया है। अब बीजेपी अगर नहीं करती है तो ये बीजेपी का अपना संकट है, तो जो ज्यादा सीटें जीत कर आएगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन हाँ, अगर एक चेहरे के तौर पर बात की जाए तो चेहरे के तौर पर तेजस्वी निश्चित तौर पर चेहरा है, इसके लिए किसी ने इनकार भी नहीं किया है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके चेयरमैन भी तेजस्वी ही है। जी जी जी, जरा आना चाहता हूं, जल्दी से ले आइए डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी की आवाज़ आ रही है। प्रकाश जी, आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं आ रही है, नहीं, क्या दिक्कत, कहीं माइक में गड़बड़ी है, नहीं आ रही है आवाज़। दोबारा जोड़ने की इधर से मैं कोशिश करता हूं कि आपसे कांटेक्ट करें और आपकी आवाज़ हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। डॉक्टर राकेश पाठक जी, ज़रा आप तक आना चाहता हूं। और ओवरऑल जब अगर हम आरजेडी या कांग्रेस की बात करें, वो तो खैर माइक्रो लेवल की बात हो जाती है, एक स्टेट की बात हो जाती है, और हर जगह अभी गठबंधन अगर है तो वो ये तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्य में जाएगी, जैसे यूपी में जाएगी तो समाजवादी पार्टी के साथ उसी ढंग से वहाँ, और चाहे वो दक्षिण में जाए तो तमिलनाडु में जाए तो वहाँ डीएमके के साथ, वो सब कुछ है, ये दिखाई देता है। लेकिन सवाल दूसरा है बिहार को लेकर कि कांग्रेस बिहार में कितनी मजबूत दिखाई देती है, ग्राउंड लेवल पे कितनी मजबूती दिखती है, ये जरा समझना चाहता हूं।
देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर गठबंधन की राजनीति आसान नहीं। ये जो क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ कांग्रेस का इस वक्त गठबंधन है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राजद हो, डीएमके हो, तमिलनाडु में, स्वाभाविक तौर पर हितों का टकराव होता ही है। लेकिन ऐसा दूसरे गठबंधन में नहीं होता, ये नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर जो भोंकू मीडिया है वो कांग्रेस नीत गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत जब शुरू हो, या मंच पर कोई नेता न चढ़ पाए, किसी को भाषण देने का अवसर न मिले सहयोगी दल के नेता को, तो उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है कि जैसे इंडिया गठबंधन में लक्ष्य चल रहा है और एनडीए के गठबंधन में सब कुछ गुडी गुडी है। निश्चित तौर पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के बीच में सीटों के बंटवारे पर बातचीत होना है। अभी से ये कहना ही ना मुश्किल है कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, लेकिन ये कहना तो संभव है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में लगातार बहुत लंबे समय से हाशिए पर सिमटी हुई है। जैसा कि आपने खुद भी कहा, उसकी स्ट्राइक रेट बहुत गिरी हुई है। पार्टी को वहां खड़ा करने की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन से लेकर राष्ट्रीय इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक की है। वहां पर सोशल इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है चुनावी राजनीति में। उसके मद्देनजर कांग्रेस ने अभी वहां प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो कई तरह की चुनौतियों का सामना अभी करना है। बिहार की राह आसान नहीं है। आपने सीधे कांग्रेस के लिए पूछा है, मैं अब भी ये मानता हूं कि कांग्रेस को बिहार में और मेहनत करने की जरूरत है। यद्यपि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वोट चोरी के जो खुलासे कर रहे, एसआईआर में जो 65 लाख लोगों के नाम कटने का मुद्दा सामने आया, और अभी जब 1 तारीख को अंतिम सूची प्रकाशित होगी, सामने आएगी, उसके बाद भी इस मुद्दे को बनाए रखना, जिलाए रखना राहुल और तेजस्वी की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी खामी जो होती है वो चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का सामने आ जाना और ताल ठोककर ये दावा करना कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी पप्पू यादव कुछ दिनों पहले कह चुके थे, यद्यपि वे घोषित रूप से कांग्रेस के सांसद नहीं है, निर्दलीय सांसद, लेकिन अब वे कांग्रेस के ही साथ हैं। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी के मंच पर देखे, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, सांसद को रहना होता है कार्यक्रम में। लेकिन अगर इस तरह की स्थिर फुटबॉल अभी से शुरू हो गई, जो कि इस वक्त बिहार के स्वाभाविक मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव की संभावनाओं को जरा सा भी धूमिल करने की कोई कोशिश कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस किसी नेता ने की, तो इसका खामियाजा खुद कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। इस वक्त तो मिलजुल कर चुनाव लड़ना होगा। जैसे राहुल और तेजस्वी बाइक पर साथ घूम रहे थे, साथ साथ 2 बाइकें चल रही थी, जिस तरह कंधे पर हाथ रखकर पूरी यात्रा में शामिल रहे, वैसे ही क्षेत्रीय नेताओं को, बिहार के प्रादेशिक नेताओं को भी तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा। ये दावेदारियां भूल जाना पड़ेगी कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वाभाविक दावेदार तेजस्वी यादव ही हैं मुख्यमंत्री पद के। सीटों की संख्या में भी आप देखें तो जब सीटों का बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पर राजद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कितना भी दावा कर ले, पिछले आंकड़ों के आधार पर उसका ये दावा उतना ठोस नहीं हो सकता कि वो बराबर की सीटों पर लड़े। दूसरे कुछ और घटक दल भी तो हैं उनके साथ, सीपीएम माले है और 1-2 छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन सबको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी कांग्रेस और उसके गठबंधन के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन जैसा अब तक तालमेल बना हुआ, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस और राजद का गठबंधन बिहार में अच्छा मुकाबला कर सकता है, करने जा रहा। जी राजीव जी प्रशांत जी, कैसे देखा जाए थोड़ा और इसको? और इसमें दूसरी चीज जो है कि एनडीए के अंदर खाने में जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है, चाहे वो सम्राट चौधरी की बात हो, चाहे अशोक चौधरी की बात हो, फिर इधर नीतीश कुमार की देखिए, और सबसे बड़ी चीज कि नीतीश कुमार और उधर चंद्रबाबू नायडू,
इन दोनों के सहारे नरेंद्र मोदी हैं और उसमें से एक यानी बिहार अगर कहीं गड़बड़ हुआ, ये भी सत्ता पक्ष तो जानता ही है ना कि बिहार को किसी भी तरह जीतना है, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी का रोल, आरजेडी यानी महागठबंधन का रोल और फिर उधर प्रशांत किशोर और बाकियों का, क्या बिहार में गड़बड़ दिखाई दे रहा है या सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है? दिनों में देखिए, सम्राट चौधरी वगैरह तभी तक है जब तक उनके पास पद है। एनडीए के खेमे में किसी की कोई राजनीतिक हैसियत है, इतने खराब स्थिति के बावजूद भी तो वो नीतीश कुमार की और किसी की नहीं है। नीतीश कुमार ही वहां पे ड्राइव कर सकते हैं। हम उनको अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो एडवांटेज होगा, नहीं बनाते हैं तो एडवांटेज नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। एक अब ये देखना है कि मोदी जी और अमित शाह नीतीश कुमार के पोस्टर पर चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, और सिर्फ पोस्टर पर नहीं, वादा करना पड़ेगा कि इनको मुख्यमंत्री यही बनेंगे, तभी उनका जो समर्थक वर्ग है साथ आएगा, वरना उसमें अब डेंट पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, पिछले कुछ वर्षों में राजनीति ने कुछ एक शेप ली है, बिहार में वो दिखाई देगा। शेप क्या ली है कि एनडीए में जो घटक दल हैं वो बीजेपी के वैचारिक दोस्त नहीं है, वो मजबूरी में है या डर से है। सीबीआई ईडी का डर है या मजबूरी है कि उनको भी अपना सरकार डबल इंजन जैसे मिल जाए, फायदे, प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए उनके स्टेट के, तो ये एक फैक्टर है। इसके उल्टे इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे सीपीआई-एमएल हो, डीएमके हो, वैचारिक मंच पे ये लोग एक हैं, मोटा मोटा जी। तो ये एक बड़ी फर्क बात ये है। तो उनके मुद्दे आपस में, जैसे कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जाएंगे बिहार में तो वो घुसपैठिए पर चुनाव लड़ेंगे, सांप्रदायिक कलर देंगे। नीतीश कुमार ये नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी अगर जाएंगे तो राहुल गांधी सामाजिक न्याय पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो उसको समर्थन जो है वो तेजस्वी यादव का भी मिलेगा, वो सीपीआई-एमएल का ही मिलेगा, वो मुकेश सहनी का भी मिलेगा। ये वैचारिक प्लेटफॉर्म उनका एक है, तो इसमें ओवरलैपिंग है वहां पे। एक बात। दूसरी बात, पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बहुत ऊपर गई है यात्राओं के बाद। अभी बिहार में जो यात्रा की होगी और उनकी बातों का इम्पैक्ट है, और ये इस बात को मोदी जी सबूत देते हैं बार बार। राहुल गांधी ने जीएसटी में कहा, आपने जीएसटी को ठीक कर दिया, दावा किया कि ठीक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कमजोर प्रधानमंत्री कहा। H1B वीजा के मामले पर 2017 में H1 वीजा की बिजली अब गिर गई। चाहे वो कोरोना का मामला हो, तो तमाम मुद्दों पे राहुल गांधी जो है, वो चीन का मामला हो, तो राहुल गांधी की बातें सच होती गई और उससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। दूसरी एक और बात हुई है जो पहले यूपीए में नहीं थी, जो इंडिया गठबंधन में है। राहुल गांधी की पर्सनल केमिस्ट्री और जनरेशन गैप तेजस्वी यादव से, अखिलेश यादव से, स्टालिन से, उद्धव ठाकरे से बहुत मेल खाती है। ये पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। जो थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस सीटों को लेके या परसेप्शनल डिफरेंसेस होते हैं, वो जब बड़े नेताओं की केमिस्ट्री अच्छी होती है तो बहुत सी चीजें सुलझ जाती हैं। तो ये एक तब्दीली आई है वहां पे। और एक बीजेपी को जो नुकसान या बीजेपी को तय करना है, जो बीजेपी का मीडिया है खासकर, वो लगातार जेन जी को यानी युवाओं को वो नेपाल का बहाना लेके एक खलनायक के तौर पे पेश कर रहा है।
ये भूल जाते हैं कि यही लोग बीजेपी को सत्ता में लाए हैं, यही लोग भविष्य के भारत को, इन्हीं लोगों को चलाना है भविष्य का भारत। और इनको लगातार बीजेपी के नेता और बीजेपी का मीडिया लगातार युवाओं को एक विलेन बना रहा है समाज का, और इससे बहुत खराब संदेश जा रहा है, खासकर उस बिहार में जहां पेपर लीक होते हैं, जहां का औसत जो छात्र है वो 5-5, 6-6 कंपटीशन के फॉर्म भरता है, उसके पेपर लीक होते हैं, वहाँ बेरोजगारी है, वहाँ पे सरकारी नौकरियों और कंपटीशन का बाकी राज्यों के बनस्पत ज्यादा आकर्षण है। और उस राज्य में ऐसे राज्य में अगर आप युवा वर्ग को, छात्र को लगातार विलेन बनाएगा इनका मीडिया और बीजेपी के नेता, तो इसका असर जो है वो चुनाव में पड़ेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश जी, आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज भी आ रही है। बिल्कुल, सवाल वही है कि इसका कितना असर, कांग्रेस पार्टी वहां पर कितनी अपनी मजबूत पकड़ या पकड़ को मजबूत करते हुए दिखाई देती है। चुनाव का अब समय आ चुका है बिहार का, और CWC की बैठक उसके बीच। जी हाँ राजू जी, बिहार में CWC की बैठक होने वाली है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में वे सारे मुद्दे हैं जो पिछले चुनाव से कुछ हटकर, वोटर अधिकार यात्रा की बात हो, युवा बेरोजगारी की बात हो, बिहार से पलायन की बात हो, महिलाओं पर फोकस का मामला हो, पासमानदा मुसलमानों का मामला हो, ये तमाम मुद्दे वो हैं जो पूरे बिहार की जनता को, बिहार के मतदाताओं को, खास करके युवा मतदाताओं को मथ रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने काफी हवा बनाई है। 110 विधानसभा में उन्होंने दौरा किया और पार्टी की इमेज बहुत बूस्ट हुई है। उनकी बात चर्चा महिला की बात है, जो कांग्रेस के साथ एक कार्यक्रम बना, चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ। ये 534 प्रखंडों में ये चला, 20 अप्रैल से 31 मई तक चला, और 50% कार्यकारिणी में महिलाओं को जगह दी है। लक्ष्य है कि 30% महिलाओं को आगे लाएंगे। पासमानदा मुस्लिम नेता अली अनवर अंसारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। रविदास जाति के राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां बहुत अच्छी कर रखी है। प्रदेश चुनाव समिति अभी से बना दी है, उसकी पूरी तैयारी कर ली है। और 24 सितंबर को पटना में जो CWC की बैठक होने वाली, उस पर राजनीतिक स्थिति के साथ ही रणनीति पर चर्चा होगी, गठबंधन पर चर्चा होगी। कन्हैया कुमार अपनी अलग से यात्रा निकाल चुके हैं। ये सारी चीजें कांग्रेस के साथ है, जिससे प्रतिपक्ष की यानी सत्तारूढ़ पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में है, उनके लिए मुसीबतें हैं। बेरोजगारी और पलायन मुद्दा है, वोटर अधिकार यात्रा मुद्दा है। और आप कांग्रेस की रणनीति को देखिए कि कांग्रेस ने नौकरी की गारंटी का वादा किया है, SIR का विरोध किया है, जो पूरे देश में ये विरोध होने वाला है। इसके अलावा जाति के आधार पर लीडरशिप को कांग्रेस बढ़ा रही है, और इससे युवा वोटर, प्रवासी वोटर, ग्रामीण वोटर, महिला वोटर, OBC वोटर, मुस्लिम वोटर, ये सारे वोटर प्रभावित हो रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो कांग्रेस का फोकस है सर्वाइवल और रिवाइवल पर है। गठबंधन की एकता और ग्राउंड लेवल कैंपेन सफलता की कुंजी है। और आप देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी दूसरी पार्टियों के साथ, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के साथ गठबंधन आगे बढ़ाए हुए हैं, वो बहुत उल्लेखनीय बात है। एक बात जो प्रशांत जी कह चुके, सुनील जी भी कह चुके, उसे दोहराना जरूरी नहीं है। राकेश जी भी ये बात कह चुके हैं कि बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव नहीं है, ये एक हिसाब से पूरे इंडिया का चुनाव है, भारत का चुनाव है। और पिछले चुनाव में देखिए 2024 में 40 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी को 12 सीटें ही मिली थी। बीजेपी कोई बहुत महान बड़ी पार्टी वहां नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। जनता दल, लोक जनशक्ति, ये सब मिलकर बीजेपी की सीटें बनी, लेकिन बीजेपी कोई बिहार में बहुत बड़ी स्थिति में नहीं है। और बीजेपी और उनके सहयोगी दल एनडीए के जो है वो निशाने पर हैं। राहुल गांधी का फोकस बिल्कुल सही है, और राहुल गांधी इस चुनाव में अपने लक्ष्य, सीमित लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि बिहार चुनाव तक हम बिहार की बात करेंगे, उसके बाद हम देश की बात करेंगे।
बिहार चुनाव अभी आसन्न है, तो राहुल गांधी बिहार पर फोकस किए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी अच्छी रणनीति है, और जिस तरह तमाम दूसरी पार्टियां राहुल गांधी के साथ हैं, और वोट अधिकार यात्रा से शुरू हुई यात्रा किस तरह से चुनाव आयोग के गले की घंटी बन गई है, राहुल गांधी ने किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई है और उनके लोगों ने कैसे संगठन को नई जान दी है, ये एक उल्लेखनीय घटना होगी। और बिहार का चुनाव पूरे देश की राजनीति की धड़कन होगा, बताएगा कि पूरे देश में क्या होने वाला है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण बीजेपी और तमाम उसके सहयोगी दल घबराए हुए हैं। राजू जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुनील जी जरा और आगे बढ़ें, और जीएसटी की बात हो रही थी, जीएसटी का जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें पाले हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, क्या इतनी उम्मीद जो पाल के बैठे हुए हैं, अलग अलग अखबारों की कतरनें दिखा रहे हैं, का आप देख लीजिए जब से जीएसटी की घोषणा हुई, राष्ट्र को संबोधित करने से लेकर कितनी बार वो ट्वीट कर चुके, और लगातार कितने सारे ऐड आ रहे हैं तमाम अखबारों में, सब कुछ है। इसका असर दिखाई देता है क्या आपको? क्या जीएसटी का जो निर्णय हुआ है वो स्वाभाविक निर्णय है? क्या अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ न बढ़ाया होता तो क्या ये जीएसटी का निर्णय सरकार कर लेती? क्या अगर बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव न होता तो जीएसटी का निर्णय सरकार करती? अगर आप राजनीतिक कारणों से इस तरह के आर्थिक निर्णय लेते हैं तो उसके स्वाभाविक परिणाम नहीं आ सकते। स्वाभाविक तरीके से आप निर्णय लेते हैं तभी आप उसके सकारात्मक परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं। यह जीएसटी में कटौती क्यों की गई? अगर क्या यह देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया, लोगों के समान उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि लोगों के पास सुगम तरीके से हो जाए, इसके लिए किया गया, या एक राजनीतिक लाभ के लिए एक दबाव में किया गया? अब ट्रंप के टैरिफ वार और बिहार का विधानसभा का चुनाव, मेरा अपना मानना है कि जब आप इन कारणों से कोई इस तरह के आर्थिक निर्णय लेते हैं तो उसके स्वाभाविक परिणाम सामने नहीं आते। प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट की आपने चर्चा की, उसमें कितने रिपोर्ट और कितने विज्ञापन है, आप फुल स्क्रीन ला करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें जिन अखबारों का लगभग 20-22 अखबारों को एकदम एक साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसमें विज्ञापन कितने हैं? आप सवाल नहीं, मेरा सवाल तो यही है कि आप एक आम उपभोक्ता कोई भी चीज खरीदता कब है? जब उसके पास क्रय शक्ति होती है। अब इसमें देख लीजिए सभी को कितने विज्ञापन है और कितनी खबरें हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ सीधे प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो तो खबर जाएगी ही जाएगी, लेकिन प्रश्न यह है कि आप दर को कीमतें कम करके और लोगों की जेब में बिना पैसा हुए आप आम आदमी की स्थिति को बेहतर नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है। लोगों के पास लोगों की क्रय शक्ति हो और वह लोगों की पहुंच के, उसकी कीमत लोगों की पहुंच के भीतर हो, लोग ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि महंगी चीजें बिक रही, महंगी चीजें सर्वाधिक बिक रही हैं, क्योंकि वो उन वस्तुओं की कीमत उस वर्ग में है जिसके पास महंगाई और सस्ता होने का कोई मुद्दा ही नहीं है। 1.5 लाख रुपए का आईपीएल फोन खरीदने वाले के लिए चिंता नहीं है कि वो 1.5 लाख रुपए में मिल रहा है कि 1,95,000 रुपए में मिल रहा है। उसकी स्थिति है, वह वर्ग ऐसा है जिसके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को 50,000 रुपए या 25,000 रुपए या 30,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, वो सोचता है क्योंकि उसके पास वह क्षमता है या नहीं है। अगर आप उसमें 10% 12% उसकी जीएसटी कम कर देंगे तो उसे खरीदने की स्थिति बन जाएगी, ऐसा नहीं है। तो पूरा का पूरा जो आर्थिक सोच है, यही मैं इसको सकारात्मक नहीं मानता। अब बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं, बिहार में महागठबंधन की जो स्थिति है, इसमें कोई संघर्ष पिछले कई वर्षों से मैं नहीं देखता हूं। महागठबंधन में राजनीतिक लाभ हानि को लेकर के कांग्रेस, वामपंथी दल और आरजेडी के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। सीट बंटवारे को लेकर के लोकसभा के चुनाव में भी इसी तरह की बातें की गई थी, वो स्थिति तो सामने नहीं आई। यह विमर्श केवल बीजेपी का है और नैरेटिव बीजेपी का है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे इंडिया का मुख्यमंत्री कौन होगा पहले बता दीजिए। आप कितनी सीटों पर आप मांझी साहब को लड़ाएंगे, आप पहले बता दीजिए। चिराग पासवान साहब कह रहे हैं कि हम इतनी सीटों से कम पर समझौता नहीं करेंगे, आप उनके बारे में बता दीजिए।
बीजेपी लगातार कहती रही है कि वह अपना मुख्यमंत्री चाहती है। आप अपने बारे में बता दीजिए। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि मुझको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। वामपंथी दलों ने कभी नहीं कहा कि मुझे अपना मुख्यमंत्री बनाना है। पशुपति पारस ने कभी नहीं कहा कि मुझे अपना मुख्यमंत्री बनना है। चिराग पासवान तो कहते आ रहे हैं कि मैं उत्तर बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं, केंद्र की राजनीति में मेरा मन नहीं लगता, और वो बिहार जाना चाहते हैं। किस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि नहीं मुझे अपना मुख्यमंत्री बनाना है? इंडिया दल समूह के समर्थकों के बीच में, संगठन के बीच में, नेताओं के बीच में कब इस तरह की भ्रांति रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि राजेश राम मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसा तो कभी नहीं था। तो ये सीट बंटवारे को लेकर के स्वाभाविक सी बात है कि सीट बंटवारे में इनकी आपसी समझ, सीट बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो जाएगा, सीट बंटवारे को लेकर के एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। चिराग पासवान साहब मोदी जी के हनुमान बने थे 2020 में। महागठबंधन में कोई किसी का हनुमान नहीं बना, सब अपने अपने इलाके के राम थे और पूरी मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आज जो कांग्रेस की भूमिका है वह कांग्रेस की भूमिका आरजेडी के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी के राजनीतिक कार्यक्रमों से, पदयात्राओं से, लोगों के बीच में उपस्थिति से, वोटर अधिकार जोड़ो यात्रा से पूरे विपक्ष को फायदा हुआ। एनडीए सरकार के खिलाफ बनता हुआ राजनीतिक माहौल उस राजनीतिक दल के हिस्से में ज्यादा जाएगा, उसका लाभ जिसकी ताकत सबसे ज्यादा है, जिसका संगठन मजबूत है। इंडिया दल समूह लगातार ये कहता रहा है कि उन विभिन्न राज्यों में उसी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा जो प्रमुख दल है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस पर तो कई विवाद नहीं हुआ। किसी राज्य में कहा हो एनडीए में कांग्रेस ने कि नहीं तमिलनाडु में हम पहली पंक्ति के नेता हैं, हम पहले लड़ेंगे, सबसे पुरानी पार्टी है इसलिए हमारा मुख्यमंत्री होगा, नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि वहां डीएमके का संगठन है, डीएमके का कैडर है, डीएमके के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है। उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि हम ठीक है दूसरे नंबर की पार्टी है। क्या कांग्रेस ने कभी कहा कि नहीं 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 सर्वाधिक सीटें हम लड़ेंगे? ये निश्चित रूप से है कि जो 5 दल हैं वहां पर, वो पांचों दल चाहेंगे कि जो जीतने लायक सीटें हैं वो सबके बीच में समान रूप से बटे। वो उनका अपना आंतरिक मामला है। जब तक किसी सीट को लेकर के संघर्ष सामने नहीं आता, बहुत बहुत बातें कही गई पप्पू यादव को लेकर के, इस यात्रा में तो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। बहुत बातें कही गई कन्हैया कुमार के लिए कि कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव बिहार में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या इस यात्रा में कन्हैया कुमार गायब थे? कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं आप दिखाई मत पड़िए इर्द गिर्द कहीं भी। एक तरफ तेजस्वी यादव पे यात्रा निकाल रहे हैं, और सवाल इस बात का है कि अगर तीनों के तीनों राजनीतिक दल एक ही इलाके में सक्रिय हो तो क्या यह चुनावी रणनीति के हिसाब से बहुत उपयुक्त होगा क्या, जब चुनाव आपके सर पर है? अगर 3 घटक, 4 घटक, 5 घटक इंडिया दल समूह के हैं और उनके 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 प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, अगर आप कहिए कि दिवांकर भट्टाचार्य साहब आकर के सक्रिय हो जाए छपरा में, क्या इसका मान्य मतलब है? शाहबाद के इलाके में जिन इलाकों में उनका असर है उस इलाके में सक्रिय है, उस इलाके में उसके परिणाम सामने आएंगे। जिन इलाकों में कांग्रेस का असर है कांग्रेस वहां सक्रिय है, जिन इलाकों में आरजेडी का असर है आरजेडी वहां सक्रिय है। अगर तीनों राजनीतिक दल, चारों राजनीतिक दल, पांचों राजनीतिक दल मिल करके अपने 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 प्रभाव वाले क्षेत्रों में अलग अलग सक्रिय हैं तो क्या इंडिया दल समूह की ताकत नहीं बनती? अलग अलग सक्रिय होना विभाजन का संकेत है। एक कौन सी परिभाषा है? हर मंच पे सभी नेता एक साथ दिखाई पड़े, ये पॉलिटिकल नैरेटिव चलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल नैरेटिव है कि अगर तेजस्वी यादव की अलग यात्रा निकल गई तो कांग्रेस और आरजेडी में विवाद हो गया जी। तो चिराग पासवान अपनी यात्रा निकालते रहे अलग से, तो आप कहिए कि तेजस्वी यादव में नीतीश कुमार जी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मांझी साहब लगातार गया के इलाके में सक्रिय रहते हैं, आप कहीं को नीतीश कुमार जी के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी लगातार कहती रही है कि उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। महागठबंधन में वामपंथी दलों ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया दल समूह मिलकर के चुनाव लड़ेगा और इंडिया दल समूह उसी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा जो सबसे प्रभावी दल है। तो यह जो कांग्रेस की या तेजस्वी यादव की राजनीतिक गतिविधियां हैं वह मैं मानता हूं कि इंडिया दल समूह के पक्ष में,
अब बात केवल अंतिम बात मैं कहूंगा, वो है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी अचानक बीजेपी पे हमलावर हुए। इतने हमलावर पिछले दिनों तक नहीं रहे। उनके टारगेट पे हमेशा 9 फेल तेजस्वी यादव रहे हैं हमेशा से। वो हमेशा तेजस्वी यादव को और लालू यादव को टारगेट करते रहे। पहली बार उन्होंने बीजेपी पे टारगेट करना शुरू किया सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के माध्यम से। वो भी नीतीश कुमार जी के ऊपर टारगेट नहीं करते। तो क्या वह बीजेपी के खिलाफ चुनाव, बीजेपी को टारगेट करना चाहते हैं, बीजेपी को कमजोर करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। मेरा अपना मानना यह है कि जो प्रशांत किशोर जी ने अभी अपना गोल पोस्ट बदला है और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, वह कोशिश है गैर भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं के बीच में विभाजन करने की। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को विभाजन तो कर नहीं सकते। गैर भाजपा जो मतदाता है, जो इंडिया दल समूह की तरफ लगभग कंसोलिडेट है, उसको विभाजित करने की एक कोशिश है कि कैसे व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना जो बीजेपी का विरोधी है, जो बीजेपी से सहमत नहीं है, और जो बीजेपी से सहमत लोग नहीं है उनके बीच में एक रास्ता बनाना और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है। यह भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना है, यह राजनीति नहीं है। मेरे समझ से यह तार्किक निर्णय, यह तार्किक निष्कर्ष नहीं हो सकता। जी 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 अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं? हाँ डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर राकेश पाठक जी। राजीव जी, वो जीएसटी पर हम लोग बात कर रहे थे बीच बीच में, आपने अभी पूछा था कि क्या असर होगा। एक छोटा सा आंकड़ा रखना चाहता हूँ जी, प्लीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे थे तो उनके अपने नरेंद्र मोदी नाम के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ कुछ हजार लोग उसे देख रहे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, उसका नेता, देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहा, जिसका विषय पहले से अनिश्चित था, तो जिज्ञासावश भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी उनको लाइव नहीं देखा। मैं आंकड़े बता देता हूं डॉक्टर, फिर तुलना के लिए एक दूसरी बात भी बताऊं। उनके राष्ट्र के नाम संबोधन को अब 27 घंटे से ऊपर हो गए। 29 मिलियन सब्सक्राइबर हैं नरेंद्र मोदी चैनल के, 29 मिलियन। कुल व्यूज हुए हैं 7,28,000। दूसरा आंकड़ा सुनिए, हमारा चैनल टीवी लाइव, हमारे 10 मिलियन से कुछ कम सब्सक्राइबर है। हमारा कल का जो बुलेटिन था दिन भर की खबरों का, उसके व्यूज हैं इसी 27 घंटे, 27 घंटे से भी कम है 9,03,000। देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन 7,28,000, टीवी लाइव के बुलेटिन की व्यूज 9,03,000। ये बताता है कि लोगों को प्रधानमंत्री की बात सुनने की इच्छा नहीं रही, लोगों का विश्वास वे खो चुके हैं। खुद उनकी पार्टी के नेता मजबूरी में इसका प्रचार कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सड़कों पर योगी आदित्यनाथ निकले हैं, डॉक्टर मोहन यादव बयान जारी कर रहे हैं उत्सव मनाओ, लेकिन अंदर खाने सब लोग समझ रहे हैं कि लूट की छूट का उत्सव मनाना महान निर्लज्जता का प्रतीक है। जी राजीव जी जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? प्रशांत जी। नहीं, मैं तो सुनील जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है प्रशांत किशोर के बारे में, और वो मैं सहमत हूँ उससे कि ये जो दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ है, दरअसल वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और वो जो गैर बीजेपी वोट है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश है। लेकिन उनकी एक मजबूरी है, उनकी मजबूरी ये है कि उनका अब तक का जो विमर्श है और आगे भी जो विमर्श होगा वो बेसिकली हिंदू अपर कास्ट के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। वो सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, कभी कर भी नहीं सकते। तो ये फर्क है, दोनों में बड़ा विरोधाभासी है मामला। लेकिन उनका जो अभी का खुलासा है, जिसको लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ हो गए, दरअसल वो, मैं सुनील जी से सहमत हूँ कि वो उधर कोशिश उनकी इंडिया गठबंधन की वोट बैंक की तरफ है। जी, शुरुआत से ही उन्होंने जो लड़ाई छेड़ी है या जो पॉलिटिक्स वो करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर,
उसमें वो अगड़ों और पिछड़ों के बीच एक दीवार पैदा करने की कोशिश में दिखाई दिए। जो सुनील शुक्ला जी ने जो बात कही कि 9वीं पास या 9वीं फेल की बात, यानी सीधे सीधे तेजस्वी यादव के ऊपर ही अभी तक हमलावर रहे आप, और प्रशांत किशोर पांडे जी जो हैं वो फिर यहाँ पर प्रशांत किशोर पांडे नजर आने लगते हैं। इसीलिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, और पहली दफा, और अगर वो उनके ही, अगर सपोज अगड़े जो हैं वो प्रशांत किशोर की ओर जाते हैं तो फिर किनके वोट कटेंगे? एनडीए, बीजेपी। और इसीलिए शायद अब ये हड़बड़ाहट हो रही है, क्योंकि अब तो वक्त निकल चुका है हाथ से, और कितना कारगर साबित होता है उनका अभी तक का काम जो है वो, और उनकी पॉलिटिक्स कितनी कारगर होती है वो तो देखना होगा। अमलेंदु जी, देखिए राजीव जी, प्रशांत किशोर पे बात छिड़ी तो प्रशांत किशोर की थोड़ी सी जिक्र कर ही लिया जाए। प्रशांत किशोर ठीक वही काम कर रहे हैं जो 2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने किया था, और दोनों की मॉडस ऑपरेंडी भी एक ही है, और दोनों के पीछे से जो कहा जाए एक तरीके से दानदाता जो है वो भी एक ही है, कोई अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है, खाना जो है एक ही रसोई से आता है दोनों का। तो ये वही काम कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में किया था, वाराणसी पहुंचकर नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देने का। तो ये बताने की कोशिश, और राजीव जी नरेंद्र मोदी की हवा जो बनी थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, वो उसके बाद ही बनी जब अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले नरेंद्र मोदी की कोई हवा जो थी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की कोई हवा नहीं थी, अच्छे दिन आने वाले हैं भी कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन जब लगा कि अरविंद केजरीवाल वहां जाकर सीधे चुनौती दे रहे हैं, और सबसे आखिरी चरण में चुनाव था वाराणसी का, और अरविंद केजरीवाल जो थे वो पहले चरण से पहले ताल ठोकना उन्होंने शुरू कर दिया था, और उसके बाद फिर वहां परिस्थितियां थी जो तो वाराणसी केंद्र में आया, और ये आया कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी चीज है जिनके खिलाफ लड़ने का फैसला जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कर लिया। तो ये मॉडस ऑपरेंडी एक ही है, जनता भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है। तो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने किया, तो हर्ष उनका वही होगा जो अरविंद केजरीवाल का हो चुका है, तो वो पहले हो जाएगा प्रशांत किशोर का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना है। बाकी अब जब जानते हैं, नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं, वो बाबा वायरल फिर होगा राजीव जी, कि अमित शाह के कहने पर ही प्रशांत किशोर को जनता दल यू का उपाध्यक्ष बनाया था। ये तो नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं। तो जब अमित शाह के कहने पर बनाया था तो पार्टी में अमित शाह के कहने पर ही बनी होगी। बिल्कुल भाई, अब अगर प्रशांत किशोर सवाल पूछ रहे हैं कि अशोक चौधरी के पास पैसे कहां से आए, तो सवाल तो ये भी है ना कि प्रशांत किशोर के पास पैसे कहां से आए। प्रशांत किशोर की जो रैलियां चल रही हैं, जो वैनिटी वैन्स में खाना चल रहा है, 5 स्टार होटलों का जो खाना चल रहा है, और जिस तरीके से पेड कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो वो कहां से आ रहा है पैसा, ये तो प्रशांत किशोर से भी पूछा जाएगा ना। प्रशांत किशोर भी म्यूनिसिपैलिटी का पानी पीकर और चने चाप कर तो ये पैसा लेकर नहीं आए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पैसा देने वाला भी कोई है जिसके हित लगे हुए हैं, तो वो अपने हितों के लिए प्रशांत किशोर के पीछे पैसा खर्च कर रहा है। और राजीव जी, इस तरीके की चीजें इस देश में बहुत हो रही हैं 2014 के बाद से, और 2014 से ही कि राजनीतिक दलों के पीछे किसी न किसी के पीछे कोई ना कोई एक भामाशाह लगा होता है। वो भामाशाह कभी खुलकर सामने आ जाता है और कभी खुलकर सामने नहीं आता है। जब खुलकर सामने आ जाता है तो सरकार जब बन जाती है तो फिर A1 A2 के लिए सरकार काम करने लग जाती है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर का मामला किसी से कुछ छुपा हुआ, तो उनका खैर मसला रहा। लेकिन जहां तक राजीव जी सवाल है कि क्या बिहार में लड़ाई खुल चुकी है, तो निश्चित तौर पर लड़ाई तो खुली हुई है, कोई संकट मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि लड़ाई खुल चुकी है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। लेकिन सवाल ये है कि टकराव कहाँ जाता है अंदरूनी। सवाल ये है कि आंतरिक संघर्ष कहाँ जाता है, तो वो आंतरिक संघर्ष इंडिया में नहीं एनडीए में दिखाई पड़ता है। इंडिया में अगर दल एक दूसरे को कई प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो वो प्रतिस्पर्धा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई आधे से ज्यादा सीटों पर तो मैं लड़ूंगा और बीजेपी आधे सीटों पर लड़ ले, लेकिन चिराग पासवान और जीतन मांझी का हिसाब किताब अपने कोटे से करे, तो संकट की स्थिति तो वहां है। तो वहां बीजेपी संभाले, एनडीए टूट चुका है, ये तो सामने आ चुका है, क्योंकि पशुपति पारस जो है वो एनडीए छोड़ चुके हैं। तो आज की स्थिति में राजीव जी, इंडिया जिस सूरत में है, इस सूरत में इंडिया तो रहेगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव तक आते आते एनडीए जो आज दिख रहा है, इस स्थिति में एनडीए नहीं होगा, एनडीए का स्वरूप बदला हुआ होगा, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है।
जी, साफ तौर पर ये बातें जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए जीएसटी का कितना असर, और क्या जीएसटी नरेंद्र मोदी जी की नैया पार लगाने में जीएसटी का मामला जो है वो कामयाब हो पाएगा? राजीव जी, जीएसटी की बातचीत शुरू हुई थी सन 2000 से, और 2006 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया था कि जीएसटी को लागू किया जाए। इसके बारे में फैसला हो चुका, लेकिन 2014 तक वो आई नहीं, ये लागू नहीं हो पाई। इसका मतलब है मौका बीजेपी के हाथ में है। जीएसटी को जिस तरह लागू किया गया, जीएसटी की कमेटी में 100 से ज्यादा बदलाव हुए, इतना जटिल बना दिया जीएसटी को, इतना जटिल बना दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद समझ नहीं पाते थे कि उन्हें क्या करना है। ऐसी हालत में कितने घोटाले इसमें हुए, ये बात भी एक देखने वाली है। जो बात अभी प्रशांत जी भी कह रहे थे कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें तो कम हुई नहीं, जो पैकिंग मटेरियल है उसकी कीमतें तो कम हुई नहीं। यानी अगर स्कूल की बच्चों की नोटबुक पर टैक्स खत्म हो गया या कम हो गया, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है, जो कागज है, उस पर तो जीएसटी कम हुआ ही नहीं। तो ये सरकार कितने तो टैक्स ले रही है, रॉ मटेरियल पर जीएसटी, उत्पाद पे जीएसटी, और बेचने वाले पर तो कहां कहां जीएसटी ले रही है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि अब लोगों को लगता है कि चुनाव बिहार में नजदीक है, इसलिए सरकार को शर्म आ रही कि अरे बच्चों की किताब कापियों पर उनके रबड़ छीलने के, वो पेंसिल छीलने के शार्पनर पर ही टैक्स है। तब सरकार को शर्म आई कि चुनाव में क्या बोले सकता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है, और इसका कोई फायदा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को मिलेगा, बल्कि लोग इस बात को याद करेंगे कि ये वो सरकार है जिसने ऐसा टैक्स लादा और उसकी छूट को उसने सेलिब्रेट किया, कहा कि जश्न मनाओ, आपको छूट मिल गई है लूट में। राजीव जी, छूट मिल गई लूट की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी।